मैं धरणीधर वैष्णव और सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इतिहास पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में, और कोई इसी प्रकार का प्रश्न है आप वहां लिख सकते हैं। जो पिछली क्लास थी वो था भारत पर अरब आक्रमण, और अरब आक्रमण में हम शुरुआती जो दौर था, किस तरह से पृष्ठभूमि थी भारत में आक्रमण के लिए प्रवेश करते हैं, क्या कारण रहा, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब जो आज की हमारी क्लास है वो है एक रोचक कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होता है। उसके बाद उनकी पुत्रियां जो सूर्य देवी, परमल देवी है, उनकी क्या कहानी बनती है, जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी साहब हैं उनके अनुसार। तो देखिए पिछली क्लास में हमने देखा कि मोहम्मद जो देवल जो बंदरगाह था, देवल बंदरगाह पे अरबी जहाज को लूटने के कारण भारत पे अरब आक्रमण होता है। जो हज्जाज गवर्नर था ईरान का, वो भारत पे आक्रमण करता है। इस आक्रमण के फलस्वरूप देवल नगर जो अरबों के अधिकार में चला जाता है, और उसके बाद वो आगे बढ़ करके सिंध पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं, और सिंध से पहले मुल्तान और साथ में वो मुल्तान के अलावा जो सिंध के पास का क्षेत्र है उस पर भी वो अधिकार करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या कहानी होती है। तो आगे बढ़ते हैं अरब आक्रमण में। तो आगे की जो कहानी है वो ये है कि देवल पर पूरी तरह उनका अधिकार हो चुका है। 17 वर्ष से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उन लोगों पर बाकी जो महिला और बच्चे थे उनको कैद कर लिया है। अब मंदिर की जो लूट थी उसमें काफी कुछ उसका लूट का सामान प्राप्त हुआ। तो लूट का सामान जो है, लूट का सामान कहां पहुंचा दिया? जो खलीफा था, खलीफा इस समय कौन था? वलीद के पास पहुंचा दिया। कितना? 5वां हिस्सा। काफी 5वां हिस्सा भी बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि यहाँ काफी धनी प्रदेश था, धनी मंदिर था, यहाँ से बहुत लूट में धन प्राप्त हुआ था, इसलिए वो 5वां हिस्सा भी खूब था। और शेष भाग सेना में बांट दिया। तो सेना भी हतोत्साहित नहीं हुई, सेना में बांट दिया, सेना भी खुश थी। अब सेना आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि काफी कुछ धन मिल चुका है उनका। तो इससे आगे बढ़कर ये यहां से इस पर आक्रमण करने के बाद, देवल के बाद नीरून और सहवान और सीसम जो प्रांत थे यहाँ पर जो सिंध के, उन पर भी अधिकार कर लेता है। कौन कौन से? नंबर 1 नीरून, दूसरा है सीसम, और जो सहवान था, या सहवान का जो प्रांत था उस पर भी ये अधिकार कर लेता है। इन तीनों प्रांतों पर अधिकार होता है आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम का। और इसके बाद आगे होता है दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य रावर का युद्ध। तो देखते हैं कासिम और दाहिर सेन, कौन सा युद्ध? रावर युद्ध। किसके मध्य? 711 में, 12 में आक्रमण इनका हुआ था। और यहां पर ये जो है वो है 712 ईस्वी। तारीख मानी जाती है 20 जून, हालांकि केवल एक इतिहास को निर्धारित करने के लिए है, वास्तविक तिथि हमें नहीं पता है, किंतु फिर भी जो तिथि मानी जाती है वो 22 जून मानी जाती है। किस किस के मध्य? दाहिर सेन और वर्सेस कासिम, इन दोनों के मध्य युद्ध होगा। कौन सा? रावर का युद्ध, दाहिर और कासिम के मध्य। देखिए युद्ध की घटनाक्रम क्या होता है, मौका देता है आगे बढ़कर समर्पण करने के लिए कहता है। दाहिर सेन समर्पण नहीं करके युद्ध करने का निश्चय लेता है, और युद्ध करने के लिए दाहिर सेन अपने हाथी पर बैठकर अपने साथियों के साथ, हाथी के साथ साथी मान लीजिए, साथियों के साथ आगे बढ़कर
जो अरब सेना है, यानी दोनों सेनाएं आमने सामने थी, बाद में अचानक से भीषण आक्रमण होता है और दाहिर सेना आक्रमण करता हुआ इस तरह से मारकाट मचाता है इस्लाम धर्म के लोगों में या अरबों के मध्य में कि सेना के सहित, मान लीजिए ये सेना का भाग था, तो दाहिर सेन अपने साथियों के साथ इस सेना के मध्य घुस जाता है और इस सेना के मध्य घुस करके काफी क्षति पहुंचाता है अरब आक्रमणकारियों को। यानी अरब सेना एक बार तो पूरी तरह बिखर जाती है, किंतु बाद में संभलती है और होता क्या है, एक तीर आकर लग जाता है दाहिर सेन वहीं पर घायल और मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहते हैं। इसके बाद सेना में भगदड़ मचना ही था, क्योंकि जब राजा नहीं है तो सेना क्या करेगी। तो यहां पर दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है और इसके साथियों को और सेना को, संपूर्ण सेना को जो था कैद कर लिया जाता है, मार दिया जाता है। कब की घटनाक्रम है ये? 712 में। तो जो रावर का युद्ध है वो निर्णायक रहता है किसके पक्ष में? अरबों के पक्ष में, मोहम्मद बिन कासिम के पक्ष में। यहां पर दाहिर सेन जो है वो युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, किला अभी भी सुरक्षित था। तो जो किला था वो इसकी पत्नी, दाहिर की पत्नी दाहिर की जो पत्नी थी जिसका नाम था रानी देवी, दाहिर की रानी का नाम क्या था? रानी बाई, सॉरी देवी नहीं, रानी बाई के पास सुरक्षित था जो किला था। तो रानी बाई क्या करती है? इस किले की सुरक्षा करती है, किंतु रानी बाई को किले में घेर लिया जाता है और अंत में रानी बाई क्या करती है? यहाँ पर जोहर करती है, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई चिता में समर्पित होती है और जो मुख्य भाग था, यानी जो अधिकार, जो क्षेत्र था, उस पर अधिकार हो जाता है किसका? अरबों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद देखो, यानी सिंध के प्रांत पे जो मुख्य प्रांत था उस पर अधिकार हो गया। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर रावण के युद्ध के बाद आगे बढ़ते हैं ब्राह्मणावाद की तरफ। और ब्राह्मणावाद में जो था वो दाहिर का तो एक तो पुत्र था, दाहिर का पुत्र जय सिंह। दाहिर का पुत्र कौन था? जय सिंह। इस क्षेत्र पर अधिकार कर रखा था दाहिर, यानी इसका यहां पर शासन था। इसके पश्चात, इसके अलावा यहां पर जो दाहिर की पत्नी थी, दाहिर की दूसरी पत्नी नाम है लाडी देवी, लाडी देवी, और इसका पुत्र जय सिंह यहां पर थे। तो जो कासिम है, कासिम का आक्रमण रावर के बाद कहां पर होता है? ब्राह्मणावाद पर आक्रमण होता है, भीषण आक्रमण होता है। जय सिंह को पकड़कर इस्लाम ग्रहण करवा दिया जाता है, जबरन धर्म कबूल करवा दिया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है हुल्लिसा। जय सिंह का नाम क्या रखते हैं? हुल्लिसा। पत्नी है दाहिर की पत्नी लाडी देवी को यहां पर मार दिया जाता है, किंतु ध्यान रहे इस लाडी देवी के जो दो पुत्रियां हैं, सूर्य देवी, यहीं पर रोचक कहानी बनेगी, और दूसरा परमल देवी। सूर्य देवी और परमल देवी किसके हाथ लगती है? कासिम के हाथ लग जाती है। मोहम्मद बिन कासिम इनको पकड़ लेता है और आगे की कहानी देखते हैं, उस आगे इसको अलग से हम कहानी देखते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कुछ तथ्य और है। इनको जो कासिम इनको पकड़कर जो खलीफा था उसके पास भेज देता है, उसकी शरण में भेज देता है, उसकी ये कह सकते हैं उसकी संरक्षिका, ये वो दासी रखेल, जिसको भी कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए इन दोनों को भेज देता है। इसकी कहानी हम आगे देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि ब्राह्मणावाद पर अधिकार हो गया कासिम का। ब्राह्मणावाद पर अधिकार करने के बाद जो कासिम है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सिंध की जो राजधानी है आरोर, सिंध की राजधानी कौन सी है? आरोर या आलोर? आलोर भी इसका नाम मिलता है। उस पर भी अधिकार कर लेता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। यानी रावर के युद्ध में सिंध, उसके बाद ब्राह्मणावाद कासिम के द्वारा, और सिंध की राजधानी आरोर या आलोर पर भी अधिकार हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। इसके बाद जो आलोर से आगे बढ़कर ये मुल्तान पर आक्रमण करता है, जो अरबों की भारत में अंतिम विजय थी। इसके बाद कहां बढ़ता है? मुल्तान आक्रमण। और मुल्तान आक्रमण में जो ये कह सकते हैं मुल्तान अंतिम विजय थी भारत में अरबों की। इसके बाद ये कभी आगे नहीं बढ़ पाए अरब। और
उसके बाद जो आगे आएंगे इस्लाम धर्म के लोग, वो ध्यान रहे तुर्क हैं, अरबी नहीं है। देखो तुर्क और अरबी में थोड़ा सा फर्क ये है कि जो अरब लोग थे, यानी जो मूल रूप से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, इन्होंने अपने मध्य एशिया से जो मंगोल थे, तुर्क थे, उनको अपने यहाँ पर नौकर या कह सकते हैं दास के रूप में पकड़ा, अपना दरबारी बनाकर रखा था। बाद में वक्त मिलता है, मौका पड़ता है, कहते हैं ना कभी चींटी जो कह सकते हैं चिड़िया चींटी को खाती है और कभी मरी हुई चिड़िया को चींटियां खाती है, वही कंडीशन यहाँ होती है। तुर्क जो थे इनके दरबारी थे अरबों के, बाद में अरबों को ही हटा करके तुर्कों का अधिकार हो जाता है और तुर्क भारत पर आक्रमण करते हैं, जिसमें मोहम्मद गजनवी और गोरी और हम पढ़ेंगे। तो यहां तक अरबों की अंतिम विजय थी मुल्तान, यानी इसके बाद अरब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और अंतिम विजय थी अरबों की। अब मुल्तान में जो था इतना स्वर्ण मिलता है, इतना धन मिलता है कि मुल्तान का नाम बदलकर, ध्यान रहे महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाम बदलकर क्या रखा? स्वर्ण नगर। क्या रख दिया? मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर इनका इन्होंने रख दिया रावर के युद्ध के पश्चात। क्या कहानी है? रावर का युद्ध 712 में दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम में दाहिर सेन पराजित होता है। दाहिर सेन की रानी युद्ध करते हुए मारी जाती है और जोहर करती है, ध्यान रहे यहां पर जोहर करेगी रानी बाई। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का ब्राह्मणाबाद पर अधिकार आक्रमण होता है। ब्राह्मणाबाद में दाहिर का पुत्र जयसिंह, जिसको इस्लाम ग्रहण करवा दिया था, हुल्लिसा नाम रख दिया, और उसकी पत्नी लाड़ी देवी थे। दो पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी, जिनको अपने अधिकार में लेकर खलीफा के पास भेज देता है मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद सिंध की राजधानी आलोर पर अधिकार होता है। मुल्तान पर आक्रमण जो अंतिम विजय होती है इसका नाम रखते हैं ये स्वर्ण नगर। आगे के घटनाक्रम में हम एक छोटी सी कहानी देखने वाले हैं कि क्या कहानी बनती है। कहानी ये बनती है, मैंने बताया अभी भी, कि सूर्य देवी और परमल देवी दोनों पुत्रियां हैं, किसकी? दाहिर की दोनों पुत्रियां हैं, परमल और सूर्य देवी। यहां पर मोहम्मद बिन कासिम का अंत की कहानी सुनाता है कौन? कासिम का भी अंत होगा। और ये अंत की जो कहानी है, भारतीय प्रमुख राजस्थानी इतिहासकार GSH ओझा साहब, गौरी शंकर हीराचंद ओझा साहब एक बहुत ही अच्छी रोचक कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से कासिम का अंत करेगी ये दोनों पुत्रियां। क्या कहानी बनती है कि जो कासिम है इन दोनों को भेज देता है खलीफा के पास में। खलीफा के पास जाने के बाद में खलीफा इनसे प्रेम की याचना करता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, क्योंकि बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी, तो प्रेम की याचना करता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा से रखूंगा, प्यार से रखूंगा। प्यार प्रेम तो होता ही है, हो ही गया। तो खलीफा इस तरह से कहता है, तो इनके मन में कहीं ना कहीं अपना बदला लेने की भावना थी सूर्य देवी और परमल देवी के मन में। दोनों के दोनों एक योजना बनाती है। उस योजना के तहत उस खलीफा को कहती है कि हम आपके योग्य नहीं है। खलीफा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि हमारा यहां पहुंचने से पहले ही, तुम्हारे पास पहुंचाने से पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा कौमार्य भंग कर दिया है या हमारे साथ गलत दुराचार किया है, ऐसा वो दोनों कहती है। खलीफा का कह सकते हैं, खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा व्यक्ति, तो उसका कहता है कि वो सोचता है कि ऐसी लड़कियों को मेरे पास क्यों भेजा था जिनका स्वयं उपयोग या स्वयं उनको गलत दुराचार उनके साथ कर चुका है। तो खलीफा वहां पर एक योजना बनाता है, योजना का एक पत्र लिखता है और पत्र लिखकर भेजता है कासिम के पास में, या कासिम के जो और वहां पर व्यक्ति मौजूद थे उनके पास में, कि ये पत्र पढ़ते ही मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत एक बैल की खाल में सिलवा कर जिंदा मेरे पास उपस्थित किया जाए, ऐसा कहता है कौन? खलीफा वलीद। जैसे ही पत्र पहुंचा, स्वयं कासिम इस बात के लिए तैयार होता है और स्वयं को जिंदा एक बैल की खाल में सिलवा दिया गया और खलीफा के पास ले जाया जाता है। रास्ते में तीसरे दिन ही उसकी दम घुटने से मौत हो गई। वहां पहुंचता है तो खलीफा उसको खाल को उन लड़कियों के सामने, सूर्य देवी और परमल देवी के सामने खुलवा कर कहता है, देखो ईश्वर का अपमान करने वाले, ईश्वर का खलीफा का अपमान करने वाले को मैं किस तरह की सजा देता हूं। इस तरह की वो कहानी कहता है। तो दोनों बेटियां जो थी दाहिर सेन की, सूर्य देवी और परमल देवी, वो बहुत खुश होती है, हंसती है और कहती है, हे खलीफा, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा कभी सतीत्व नष्ट नहीं किया, किंतु इसने मेरे पिता
पुत्र, बंधु और बांधवों की हत्या की थी उसका बदला लेना था, और वो हम ले चुके हैं। ये सुनते ही खलीफा जो है आग बबूला हो जाता है और उन दोनों बेटियों को जो सूर्य देवी और परमल देवी है वहीं जिंदा जलवा देता है। ये कासिम का अंत और इस दोनों पुत्रियों का अंत की कहानी कहते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब। इनका ये एक कहानी है, अच्छी सी कहानी है। तो ये था इस दाहिर सेन और सिंध पर आक्रमण, अधिकार का एक अरबों का आक्रमण। इसके बाद देखो हम थोड़ा सा चीज और पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है। जो वापस से हिंदू राजा थे उनका पुनरुत्थान होता है, वो वापस से जागते हैं ऐसे कहते हैं और वापस से अपने क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। तो उसके बारे में कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं और इन अरबों के आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम एक एक करके देखते हैं। तो ऐसा है कि 715 ईस्वी के आसपास जो हिंदू राजा थे उनका पुनर्जागरण होता है, ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है। किसका? हिंदू राजा या शासकों का पुनर्जागरण होता है। और ऐसा जो उल्लेख है वो कहां मिलता है कि 715 के बाद पुनर्जागरण का मतलब फिर से ही अपने क्षेत्र पर अधिकार करते हैं। ये वर्णन कहां मिलता है? एक बालादुरी जो अरबी इतिहासकार हैं, बालादुरी, उसका कहना है, क्या कहना है कि जो अल हिंद यानी हिंदुस्तान के अल हिंद के राजाओं ने साम्राज्य में वापसी करते हैं 715 के बाद में। ऐसा कहना है बालादुरी का कि अल हिंद के जो राजा थे उन्होंने साम्राज्य में वापसी की। साम्राज्य में वापसी की और वापसी करने वाले का ये नाम भी देता है जो पहले भी बता चुका हूं, दाहिर का पुत्र था। कौन था? दाहिर का पुत्र मैं बता चुका हूं, जय सिंह, और जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? हुल्ली शाह। तो हुल्ली शाह अधिकार करता है कहां पर? ब्राह्मणावाद पर, जहां पहले उसका अधिकार था। ब्राह्मणावाद पर वापस से जो जय सिंह था या हुल्ली शाह था वो वापस से अधिकार कर लेता है और अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। इसका दूसरा उदाहरण यहां से भी मिलता है जो तारीख ए मासूमी है। तारीख ए मासूमी में भी मीर मोहम्मद मासूम जिसका रचनाकार है, उसका भी ये कहना है कि भारत के लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह का शंखनाद करके अरबी शासन को उखाड़ फेंका। ऐसा तारीख ए मासूमी में लिखता है कि भारत के लोगों ने विद्रोह का शंखनाद किया अरबी शासन को उखाड़ फेंका। ऐसा कहना है किसका? तारीख ए मासूमी के रचनाकार मीर मोहम्मद मासूम का। अब देखिए ये तो था वापस से अधिकार और इस क्षेत्र का, सिंध का वापस से भारतीयों द्वारा अधिकार। अब जो हम देखते हैं वो इसका प्रभाव, यानी जो अरबी आक्रमण हुआ उसका भारत पर और अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है कि वो सिंध से, जो सिंध प्रांत है, सिंध से कुछ समय के लिए संपर्क टूट गया। कुछ समय संपर्क टूटा व सिंध इस्लाम साम्राज्य का या अरबी साम्राज्य का अंग बन गया। अरबी साम्राज्य का अंग बन गया, ऐसा सबसे पहले जो प्रभाव हुआ। यानी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस इलाके का तो, पर किंतु जो दूसरा प्रभाव हुआ वो महत्वपूर्ण है, वो है सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव में देखिए
उनसे तो कुछ सीखा या नहीं सीखा, किंतु भारतीयों से वो बहुत कुछ सीख गए, जैसे दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, इन सब का। यानी भारतीय दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो जिनके क्षेत्र में ये लगातार प्रभावित हुए। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था थी, यहाँ की ज्योतिष पद्धति थी भारतीयों की, तो उनका भी, इनका जो है वो उनसे वो अरबी प्रभावित होते हैं, ज्योतिष से अरबी बहुत प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होने के बाद देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवाया। जो इस समय के संस्कृत ग्रंथ थे, महत्वपूर्ण ग्रंथों का क्या करवाया, अरबी में अनुवाद करवाया। कौन सी भाषा में, अरबी अनुवाद। अरबी अनुवाद के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो ब्रह्मगुप्त के कुछ 2 ग्रंथ हैं सबसे महत्वपूर्ण। तो ब्रह्मगुप्त के नंबर 1 तो है ब्रह्म सिद्धांत, और जो दूसरा ग्रंथ है वो खांडेक, सॉरी, ये 2 ग्रंथ हैं, ब्रह्म सिद्धांत और दूसरा खांडेक। ये ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों का उन्होंने अरबी में अनुवाद करवाया। और यानी ये कह सकते हैं कि जितना भी ज्ञान था वो भारतीयों का जो ज्ञान था, काफी विस्तृत ज्ञान था, वो अरबों ने सीखा। और फिर ये ज्ञान जो है अरबों से कहां तक पहुंचा, यूरोप तक पहुंचता है, और यूरोप वासी भी प्रभावित इस ज्ञान से होते हैं। तो ये था हमारा भारत में अरबी आक्रमण और उसका प्रभाव, किस तरह से एक घटनाक्रम कहानी बनती है, वो हमने विस्तार से जानी। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कुछ और नया। धन्यवाद।